जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। भाई ये पॉलिटी का पार्ट सेकंड है, इससे पहले पार्ट 1 बनाया जा चुका है। इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करे हैं। इनसे बाहर आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपीएसआई दे रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, या फिर आप रेलवे ग्रुप डी या आरआरबी एनटीपीसी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो इस भारत का, आर्टिकल से बाहर इन 3-4 पन्नों में से क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये 3 पन्ने हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, अब ये वाली वीडियो बन रही है। आपका आर्टिकल से इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। और अगर आपने ऑलरेडी पॉलिटी कहीं से पढ़ रखी है तो आपको इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। और मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि इतने आर्टिकल तुम्हारी कॉपी में नहीं लिखे होंगे, मैं सच बता रही हूँ। तो ये वो आर्टिकल्स हैं जिनमें से अगर बाई द चांस भी क्वेश्चन बन गया ना तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपको सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे तरीके से कराई हैं, ठीक है। बिल्कुल ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते क्योंकि जल्दी से जल्दी कवर अप करना था, पर आप लोगों की बहुत अच्छी इसमें से रिवीजन हो जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी लिख रखी है कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वहां से करिए, पर आप इसको भी जरूर लिख के चलना। ये सिर्फ मात्र 3 पन्ने हैं, पर इसमें आपकी सारी की सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, इस बात की मेरी गारंटी है। और 101% यहीं से ही पेपर बनेगा, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है। इससे बाहर आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद मैं साहित्य के ऊपर वीडियो लेके आऊंगी, जो हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य मैं आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट तरीके में कराने की कोशिश करूंगी, साथ ही साथ यूपी जीके का भी कराने की कोशिश करूंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 50 मिनट के अंदर, मात्र 50 मिनट के अंदर मैंने बीएनएस कंप्लीट कराई हुई है। अगर आप लोग 10-10 घंटे की वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप लोग इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। मेरा यकीन मानना, बहुत अच्छे कमेंट्स है उसमें, और 99.99% अच्छे कमेंट हैं। बच्चों ने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, बच्चे उनको रिवाइज कर रहे हैं और इसी में से प्रश्न आएगा। और इतने अच्छे तरीके से, इतने शॉर्ट टाइम में आप लोगों को नहीं समझाएगा। देखो मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है मतलब, पर मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। मैं तो आपको इससे ही पढ़ा रही हूँ, पर आपको सच में समझ में आएगी, इस बात की मैं पूरी गारंटी दे रही हूँ। मैंने खुद ने भी 10+ एग्जाम्स निकाले हुए हैं, मुझे पता है कि किस तरीके के प्रश्न बनते हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके बहुत काम आने वाला है ये। तो आप लोग जाइए और पढ़िए और नोट्स बनाइए बढ़िया से, और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। जय हिंद। इससे पहले हमने आर्टिकल 51 तक जो है वो डिस्कशन कर लिया था। आज आर्टिकल 52 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आर्टिकल 52 जो है से लेके और यहाँ तक आर्टिकल 123 तक लगभग सारे के सारे प्रेसिडेंट के हैं, तो हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति वाले कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो देखिए, आर्टिकल 52 कहता है भारत के राष्ट्रपति, मतलब भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे, क्या होंगे। आर्टिकल 53 में है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, कि राष्ट्रपति जो है वो संघ की कार्यपालिका का हेड होगा, कहने को वैसे तो पीएम साहब ही होते हैं, पर फिर भी जो संघ की कार्यपालिका है, यानी कि जो लोकसभा राज्यसभा है, उसका हेड जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। चुनाव कैसे होता है, कौन सी प्रणाली से होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और जितने भी क्वेश्चंस मैं दूंगी, ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे और 1 2 3 4 ऐसे करके आप लोग मुझे बताएंगे कि मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है। आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति के चुनाव का क्या तरीका है। आर्टिकल 56 बताता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 57 बताता है कि किसी भी समय पुनः चुनाव के पात्र, मतलब अगर कोई राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति रह चुका है और अभी फिलहाल में वो नहीं है राष्ट्रपति, और जिस समय चुनाव हो रहे हो तो वो दोबारा से पात्र हो सकते हैं उसके। आर्टिकल 58 योग्यता के बारे में डिस्कशन करता है राष्ट्रपति की। आर्टिकल 59 कार्यकाल की शर्तें, कि भाई किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, एक लोकसभा या राज्यसभा में से किसी सेशन का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है। आर्टिकल 60 जो कहता है वो कहता है राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। आर्टिकल 61 है इम्पीचमेंट, ठीक है, महाभियोग, इम्पीचमेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट की कार्रवाई कैसे होती है, क्या होती है, इसकी पूरी प्रोसेस आपको पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ इस आर्टिकल को याद रखने से काम नहीं चलेगा, इसकी पूरी प्रोसेस आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये शॉर्ट में मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करूँगी। आप लोग मतलब डिटेल में तो नहीं, पर ये पता है आप लोगों को भी इम्पीचमेंट के बारे में कि ये जो है ना एक तरीके से अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। अर्ध न्यायिक का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें न्याय की उम्मीद जो होती है वो कमी होती है, और 14 दिन पूर्व जो है वो राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि भाई हम आपके लिए इम्पीचमेंट निकाल रहे हैं। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताया जाएगा इसके बारे में कि हम महाभियोग चलाना चाह रहे हैं, और किसी भी सदन में ये स्टार्ट हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो इसको आप थोड़ा सा डिटेल में ढंग से पढ़ लेना। अभी हम लोग इतना डिटेल में नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं आपको नॉर्मली आर्टिकल्स ही बता रही हूँ, ओके।
अब हम आते हैं आर्टिकल 62 पे। आर्टिकल 62 कहता है रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का समय। ठीक है, जो रिक्ति होने वाली है, मतलब कि जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो चुका है, या तो मतलब वो कहीं चले गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है और उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, किसी भी कारण की वजह से अगर रिक्त हो चुका है तो उसके लिए चुनाव का कितना समय है। ओके। आर्टिकल 71 कहता है प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित मामले ये कहाँ पे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, समाधान का अधिकार जो है ये इनको ही है। और एक है आर्टिकल 123 पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस का मतलब होता है ऐसा कानून, एक तरीके से अध्यादेश, अध्यादेश इसको हिंदी में कहते हैं अध्यादेश, मतलब वो कानून निकाल देना जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं है। तो जनरली ऐसा ही करवाया जाता है सरकार द्वारा कि जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं होती और उनको कोई बिल पास करवाना होता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं। मतलब पहले काम क्या है, लोकसभा के पास जाएगा कोई भी बिल, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर जब यहाँ से पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, तब वो बिल क्या है, वो एक्ट बनेगा। परंतु जब लोकसभा राज्यसभा का सेशन ना चल रहा हो तो ये लोग मतलब जो भी पीएम वगैरह हैं और बाकी के कैबिनेट मंत्री हैं वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और उसको अध्यादेश के रूप में लागू करवा देते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। ये शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, वैसे ऑर्डिनेंस बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। अब हम आते हैं वाइस प्रेसिडेंट में। आर्टिकल 63 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 64 कहता है उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। आर्टिकल 65 जो है आकस्मिक समय पर प्रेसिडेंट की जगह पर वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे। ये तो बात आप सभी लोगों को पता है, ये आर्टिकल 65 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्टिकल 66 क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किस अनुच्छेद के तहत प्रेसिडेंट की जगह पर वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे, तो आपको आर्टिकल 65 टिक करना है वहाँ पे। ओके, आर्टिकल 66 जो है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित है और यहाँ पे चुनाव से संबंधित कौन सा था? आर्टिकल 54 था। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 54 था और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित कौन सा है भैया? वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित है हमारा आर्टिकल 66। फिर उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 67 पे। कार्यकाल वाइस प्रेसिडेंट का 5 साल का होता है। ठीक है, आर्टिकल 68 जो है रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का समय ये 60 दिन का होता है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रेसिडेंट के चुनाव का समय कितने दिन का होता है। आर्टिकल 69 जो है वो शपथ है और आर्टिकल 70 जो है वो अन्य इमरजेंसी में प्रेसिडेंट के कार्यों का निर्वहन। अगर कोई इमरजेंसी कारण पड़ते हैं, प्रेसिडेंट बाहर गए हुए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो इमरजेंसी कार्यों में जो वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यों का निर्वहन है वो वाइस प्रेसिडेंट वीपी जो है वो करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट होने की सैलरी नहीं लेते, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होने की सैलरी लेते हैं। ठीक है, ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। चलते हैं आगे। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये मैंने पीएम और सीएम दोनों का साथ साथ लिख लिया, तो आप लोग समझ के चलना। ये जो आर्टिकल 74 है, जैसे मतलब आगे वाले जो आर्टिकल है वो पीएम के लिए हैं और जो पीछे वाले आर्टिकल है वो सीएम के लिए हैं, तो आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी होगी। देखो, आर्टिकल 74 कहता है मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो पीएम होगा। होता ही है, मंत्री परिषद मतलब जितनी भी मंत्री परिषद है हमारी, उसका प्रमुख कौन है? पीएम है। वो किस आर्टिकल के तहत है? 74 के तहत। और आर्टिकल 63 के तहत वही 163 के तहत मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो सीएम होगा। ठीक है, और किसको सलाह देगा? पीएम तो राष्ट्रपति को सलाह देगा और सीएम जो है वो राज्यपाल को सलाह देगा। आर्टिकल 75 पीएम और सीएम की नियुक्ति प्रेसिडेंट और राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मतलब ये आप लोग समझ के चलिए ना, प्रेसिडेंट किसकी करेगी? पीएम की, और राज्यपाल किसकी करेगा? सीएम की। ठीक है, व्यवसाय का अच्छा संचालन सेंटर और स्टेट का। देखो, अगर सेंटर को चलाना है तो कौन चलाएगा? पीएम। किस आर्टिकल के तहत? 77 के तहत। और अगर सीएम को चलाना है जो स्टेट को है तो वो किस आर्टिकल के तहत? 165 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 78 क्या कहता है? मंत्रियों द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देना पीएम का कर्तव्य होगा और इसके ऑब्लिक सीएम का कर्तव्य होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब हम आते हैं संसद पे। ठीक है, एक्चुअली हमारे संसद स्टार्ट होएगा अब, संसद। ओके, ऐसे ही देख लो तुम लोग। संसद देखो, आर्टिकल 76 तुम्हें पता है, महान्यायवादी, और आर्टिकल 165 महाराज्य का महाधिवक्ता। ये दोनों याद करते हुए चलना। ठीक है, महान्यायवादी। आर्टिकल 79, ठीक है, 79 में है संसद का गठन, 80 में है राज्यसभा का गठन और 81 में है लोकसभा का गठन। सरल, एक साथ आते हैं 79, 80, 81, सरल। ठीक है, अब आर्टिकल 82 क्या कहता है? हर जनगणना के बाद पुनः समायोजन, मतलब परिसीमन आयोग का जो परिसीमन आयोग जो लिखा हुआ था ना, हर जनगणना के बाद, मतलब ये राज्यसभा वाला है ये, एक तरीके से कि हर जनगणना के बाद राज्यसभा की जो सीटें हैं उनमें बदलाव किया जाएगा। आर्टिकल 83 है संसद के सदनों की अवधि कितनी
नहीं होगी। आर्टिकल 84 है संसद के सदस्यों की योग्यता, ठीक है, ये वही किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, अन्य जगह से कोई पैसे वैसे ना ले लें, वही सब होता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में अलग से पढ़नी है, यहाँ पे तो बस रिवीजन चल रहा है। आर्टिकल 85 है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, कब सत्र चलेंगे, कब मतलब सत्रों के बीच में वो गैप होगा और कब उसका विघटन हो जाएगा। आर्टिकल 86 सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का प्रेसिडेंट को अधिकार, ठीक है, सदनों को अगर संबोधित करना है और संदेश कोई भेजना है लोकसभा राज्यसभा में तो उसका अधिकार किसको है, प्रेसिडेंट को है। आर्टिकल 87 कहता है प्रेसिडेंट का विशेष संबोधन, ये कब होता है आप लोग कमेंट करके बताएं, ये चौथा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, मुझे याद हो रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 88 पढ़ते हैं पहले, मंत्रियों तथा महान्यायवादी के अधिकारों का विधानसभा सत्र में सम्मान किया जाता है, ठीक है, इसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। आर्टिकल 89 है राज्यसभा के अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष। देखो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किसमें बताया गया, आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 90 कहता है उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और हटाया जाना, ठीक है, उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना, हटाया जाना है, किसमें है, आर्टिकल 90 में है। आर्टिकल 91 में है उपसभापति की शक्तियां और कर्तव्य। आर्टिकल 92 कहता है अध्यक्ष उपसभापति को हटाने के दौरान अध्यक्षता नहीं करेगा। देखो अगर कोई अध्यक्ष है, मान लो ये बात तो क्लियर ही है कि अगर कोई अध्यक्ष है या फिर उपाध्यक्ष है, इसको ऐसे लेके चलो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष किस में होता है भाई, अध्यक्ष किस में होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अध्यक्ष किस में है तो अध्यक्ष हमेशा क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष है ना, और उपसभापति सभापति किस में होते हैं, राज्यसभा में। तो उपसभापति का पद जब रिक्त होगा, सबसे पहले हम उपसभापति के पद को रिक्त होने की बात कर रहे हैं, उसके बाद उसकी शक्तियों की बात कर रहे हैं, उसकी क्या क्या शक्तियां होती है, और उस तीसरे में अगर ये दोनों हटते हैं तो ये अध्यक्षता नहीं करेंगे। आर्टिकल 93 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लोकसभा के अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष के बारे में। आर्टिकल 94 कहता है लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद छोड़ना, त्यागपत्र देना और पद से हटना, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आर्टिकल 95 है उपाध्यक्ष की शक्तियां, ठीक है, आर्टिकल 95 है उपाध्यक्ष की शक्तियां। आर्टिकल 99 है शपथ और प्रतिज्ञान, किसका, लोकसभा के सदस्यों का, ठीक है। अब आर्टिकल 100 पढ़ो तुम। आर्टिकल जो 100 है वो कहता है सदनों में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदनों के कार्य करने की शक्ति गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है, कुल सदस्यों का 100वां हिस्सा, 10वां हिस्सा। जैसे मान लो 545 लोग हैं लोकसभा में, तो लगभग 54.5 या 54.5 तो होता नहीं है, मतलब इसका 10%, 1/10 निकालो, तो यानी कि 55 लोग कम से कम होने चाहिए, अदरवाइज कोई भी सदस्य मतलब कोई भी बैठक स्टार्ट ही नहीं करी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 101 कहता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। आर्टिकल 101 क्या कहता है, सीटों की रिक्तता। सीटों की रिक्तता किस किस कारण से होती है, सबसे पहले दोहरी सदस्यता। अगर मान लो कोई लोकसभा में भी सदस्य है, राज्यसभा में भी सदस्य है, तो सीट जो है उसकी रिक्त हो जाएगी, हटा दिया जाएगा उसे, अयोग्यता के आधार पर कि मतलब उसने घूसबाजी कर ली या फिर किसी लाभ के पद पे है, जो भी उसकी जो क्वालिफिकेशन है, जितनी उसकी मांगी गई है उतनी नहीं है, तो हटा दिया जाएगा उसको। त्यागपत्र, अगर वो स्वयं से त्यागपत्र दे दे तो भी सीट रिक्त हो जाएगी। अनुपस्थित रहता है, अगर 60 दिन से ज़्यादा अब्सेंट रहता है सेशन में तो फिर सीट जो है उसकी रिक्त मानी जाएगी। आर्टिकल 102 कहता है कि संसद के किसी भी सदन में अयोग्यता की शर्तें। आर्टिकल 105 कहता है विशेषाधिकार, लोकसभा राज्यसभा प्लस समिति, इन सब के विशेषाधिकार क्या है, ठीक है भाई। सो तो नहीं गए तुम लोग, अरे सो मत जाइए, बोरिंग तो लगता ही है ना। अब आएगा मज़ा, तुम्हें थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगेगा, रोना मत। देखो ये चीज़ें जो हैं ये मज़े लेने वाली नहीं है, ये चीज़ें पढ़ने वाली हैं, ठीक है। और ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो अगर आपने इनको याद कर लिया ना तो आपका एग्जाम में ऐसा कॉन्फिडेंस बनेगा कि कोई भी मतलब आपको पीछे नहीं कर पाएगा। ये कॉन्फिडेंस बनाने के लिए होते हैं बस ये जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इनको देखते रहना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो भी मैं आपको बता के चल रही हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट है पर इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता के चल रही हूँ। देखो आर्टिकल 106 है वेतन और भत्ते, किसके, लोकसभा राज्यसभा के उनके, ठीक है। आर्टिकल 107 है विधेयकों का प्रस्तुतिकरण, जो भी विधेयक वगैरह लाए जाते हैं ना, जो भी बिल्स लाए जाते हैं उनको पारित करने के संबंध में क्या क्या प्रावधान है। अब यहाँ से आ रहे हैं इंपॉर्टेंट सेशन। आर्टिकल 108 है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। आर्टिकल 109 है धन विधेयक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लेना इसको। आर्टिकल 109 धन विधेयक है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है और आर्टिकल 111 में है विधेयकों पर स्वीकृति, ठीक है। ये कौन से विधेयक है, ये धन विधेयक नहीं है, ये सारे विधेयकों की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट जिसको कहते हैं,
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। आर्टिकल 113 है प्राक्कलनों के संबंध में संसदीय प्रक्रिया। आर्टिकल 114 कहता है विनियोग विधेयक, मतलब अप्रोप्रिएशन बिल की अनुदान की मांग कि मतलब इस पर्टिकुलर चीज में इतना पैसा चाहिए, इसमें इतना पैसा चाहिए, इसमें इतना पैसा चाहिए, उसके ऊपर। आर्टिकल 115 है अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री बिल, मतलब अगर ये नहीं मिल पा रहा तो इसकी जगह ये मुझे दे दो, सप्लीमेंट्री बिल बनाना। आर्टिकल 116 है लेखानुदान, ऋणानुदान, असाधारण अनुदान। ठीक है, मतलब वोट उसके अकॉर्डिंग किया जाता है ना ये। आर्टिकल 117 है वित्तीय विधेयक, मतलब फाइनेंस बिल जो होता है ना, फाइनेंस बिल पे मतलब इसको बस आर्टिकल 117 में तुम्हें ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 117 में बस ये ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है जनरली कि इस पे अनुमति किसकी होती है। इसमें प्रेसिडेंट की अनुमति होती है। जहाँ पे PR लिखा हुआ है ना वहाँ पे तुम प्रेसिडेंट मान के चलना, जहाँ पे PM लिखा हुआ है PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, CM लिखा हुआ है तो यही चीफ मिनिस्टर। ठीक है, आर्टिकल 118 कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 120 पढ़ो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हें हिंदी में भी तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी और इंग्लिश है, ये आर्टिकल 120 के तहत आता है। ठीक है, आर्टिकल 122 में क्या है, अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगी। जो भी अदालतें, मतलब ये जो नॉर्मल अदालत हो गई, जैसे ये हमारी लोक अदालत वगैरह लगती है, तो वो संसद की कार्रवाई की जांच नहीं, अरे तुम्हारी क्या औकात है, वैसे भी नहीं करेंगी। ठीक है, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस कौन देता है भाई, ऑर्डिनेंस देता है प्रेसिडेंट, ये हमने पीछे पढ़ लिया आर्टिकल 123। ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। देखो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124 से, एक सेकेंड, आर्टिकल 124 से भाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। आर्टिकल 125 में न्यायाधीशों का वेतन। आर्टिकल 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कार्यकारी मतलब जब उनका वो मतलब इलेक्शन वगैरह हो रहे हो तो उस समय पे कोई भी जो वहाँ का जो सीनियर जज होता है, सीनियर जज को कार्यकारी मतलब मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं, CJI बना देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देते हैं। 127 है एडहॉक जजेस की नियुक्ति, मतलब बाकी के जजेस, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 128 कहता है सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में रिटायर्ड जज की उपस्थिति। ये बिल्कुल बैठ सकते हैं, जैसे पुराने जो जजेस होते हैं ना वो बिल्कुल बैठ सकते हैं, अपनी राय वगैरह देने के लिए बैठ सकते हैं, बिल्कुल लाइन वाइज है। तुम बस 1-2 बार इसको देखोगे ना तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, आर्टिकल 129 है अभिलेख न्यायालय। अब सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो अभिलेख, सुप्रीम कोर्ट खुद में ही अपना, सुप्रीम कोर्ट अपने ही वो उनको पढ़ता है, अपने ही जो डिसीजंस है ना उनको पढ़ता है, अभिलेख न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट जो है। आर्टिकल 130 है सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ है भैया, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, इलाहाबाद में। अरे नलायको, कहाँ है, दिल्ली। इलाहाबाद, किसने इलाहाबाद सोच लिया था, अपने चांटे मारो अभी मुंह पे, रैपट मारो अपने मुंह में। 131 देखो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल के तहत एक चीज समझ के चलना कि जो आर्टिकल 131 कहता है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मूल न्यायाधिकार है, स्पेशल पावर जो सुप्रीम कोर्ट का है वो है, चाहे सेंटर स्टेट के बीच में जूता बज रहा हो, चाहे स्टेट के बीच में जूता बज रहा हो, चाहे सेंटर स्टेट के बीच में जूता बज रहा हो, हमेशा आप किसके पास जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम पावर है एक तरीके से। ठीक है, आर्टिकल 132 क्या है, कुछ मामलों में हाई कोर्ट की अपील में सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार, मतलब ऐसी जगह जैसे मान लो हाई कोर्ट में कोई रिट डाल दी, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का तो हर जगह ही क्षेत्राधिकार है खैर, तो आप डायरेक्टली उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके कर सकते हो, ये उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अब 133 में सिविल केसेस में हाई कोर्ट में अगर अपील की हुई है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या क्षेत्राधिकार है, और 134 में क्रिमिनल केसेस में जो हमने वो की हुई है, अगर कोई रिट की हुई है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या क्षेत्राधिकार है। ठीक है, सिविल केस और क्रिमिनल केस के बारे में आप लोगों को पता होगा, मैंने एक BNS से रिलेटेड वीडियो बनाई है, उसको भी जाके देख लेना। आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील की विशेष अनुमति, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील की विशेष अनुमति, इसे मत याद करना, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और आदेशों की समीक्षा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट स्वयं कर सकता है, मैंने भी तुम्हें बताया। आर्टिकल 140 सहायक शक्तियां, कानून को बेहतर बनाने के लिए विधायिका की मदद के लिए, ये वैसे याद करना है तो कर लो, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ से तुम्हें बताई, जो मैं इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक सारी इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी अभिलेख न्यायालय यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये इतना आएगा नहीं, पर फिर भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, खुश हो गए होंगे कुछ लोग तो, अरे वाह दीदी और कम कर दो है ना। आर्टिकल 141 पे आ गए थे हम। सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ बना दिया सभी न्यायालयों को मानने होंगे, बिल्कुल मानेंगे भाई, कैसे नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट है वो। ठीक है, आर्टिकल 142 जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और डिक्री का परिवर्तन। आर्टिकल 143 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, इस आर्टिकल के बारे में मैं कभी अगर मैंने तुम्हें पॉलिटिक्स बिल्कुल खुल के पढ़ाई ना तो मैं बताऊंगी कि इस आर्टिकल का सबसे बड़ा दुरुपयोग जो करा था वो करा था इंदिरा गांधी ने। प्रेसिडेंट को परामर्श देने की शक्ति जो है वो है आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। आर्टिकल 144 जो है सभी प्राधिकारियों की सहायता, सभी प्राधिकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सहायता करनी चाहिए, याद करने लायक नहीं है। आर्टिकल 124 है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक सीजीआई होगा, 7 अदर जजेस होंगे। ये उस समय की बात है जब हमारा संविधान बना था। अब 2008 में 30 जज और एक सीजीआई कर दिया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये, ठीक है। आर्टिकल 2019 में 33 जज और एक सीजीआई कर दिया, मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर दिया। आ रही बात समझ में? ये अभी तक भी लागू, मतलब अब टोटल कितने जजेस हैं? 34, ठीक है, 34 जजेस हैं। अब हम आते हैं हाई कोर्ट पे। मैं तुम्हें साथ साथ हाई कोर्ट पढ़ा दूं क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। साथ साथ मैं हाई कोर्ट पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को। देखो आर्टिकल 214 में 124 में किसकी स्थापना थी? याद करो, मैंने अभी पढ़ाया तुम लोगों को। 124 में देखो, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट की स्थापना। आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट के पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, अभिलेख न्यायालय की शक्ति होती है, जो उसमें किसमें थी? कमेंट करके बताओ, अभी पढ़ना। 216 में क्या? हाई कोर्ट का गठन। 217 में नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? मेरी नहीं, जजिस की नियुक्ति, ठीक है। आर्टिकल 219 में शपथ और प्रतिज्ञा, नहीं, यहां तक इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं। अब 220 जो है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्थायी न्यायाधीश बनने पर प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। किसकी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध? क्या करते हैं ना, देखो तो सुनो, जज बन जाते तो जज बनने पे इतने पैसे नहीं मिलते जितने पैसे इन्हें वकील बने रहने पे मिलते, पर जज इन्हें बनना होता क्योंकि जज बन के ये दिखाएंगे कि मैं जज हूं, तो प्रैक्टिस पे प्रतिबंध कर देते हैं कि अगर आप जज बन चुके हैं तो अब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मतलब अब वकालत नहीं करोगे। 221 में है वेतन और भत्ते, ठीक है। 222 में है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का ट्रांसफर, ओके। अब ये तो मतलब चाहो तो पढ़ लो। आए 226 में पढ़ो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जाते हैं और रिट वो करने, और 226 में हाई कोर्ट में रिट जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 227 कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय पर हाई कोर्ट के अधीक्षण शक्ति, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय को मतलब वो कुछ बता सकते हैं या उनको तलब कर सकते हैं। तलब करने का मतलब क्या होता है? उसको बुला लेना, ठीक है। अधिकार क्षेत्र का विस्तार, हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सामान्य हाई कोर्ट की स्थापना होती भी है, तेलंगाना और जैसे तेलंगाना में भी है और आंध्र प्रदेश में, दोनों का एक ही है ना, तो कई बार बहुत सारे हो रहे हैं ऐसे। तो टोटल कितने हाई कोर्ट हैं आप लोग ये मुझे कमेंट करके बता दो, अभी तक टोटल कितने हाई कोर्ट हैं हमारे उसमें। अब हम आते हैं यहाँ पे गवर्नर पे, राज्यपाल पे, ठीक भाई, राज्यपाल पे आते हैं। आप लोगों को मैं समझ सकती हूँ कि दिक्कत हो रही होगी क्योंकि मेरे पास भाई स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, पर लिटरली मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ प्यार करिएगा भाई। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि किसी बच्चे के काम आ जाए, और ये हर जगह इंपॉर्टेंट होगा आपको, मतलब हर जगह। आपने अगर ये लाइन वाइज याद कर ली ना, और आपके पास ये लाइन वाइज लिखे रखे हैं, तो मैं सच बता रही हूँ कि आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि यार इससे ज़्यादा क्या आएगा। कहीं पे भी जा रहे हो इसको लेकर खोल के बैठ दो, याद कर लो आराम से, धीरे धीरे देखते रहोगे, याद होता रहेगा। आर्टिकल 153 राज्य का राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 गवर्नर की कार्यकारी शक्तियाँ। आर्टिकल 155 प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति, प्रेसिडेंट ही नियुक्त करता है भाई, पता ही है सबको। आर्टिकल 156 है गवर्नर का कार्यकाल प्रेसिडेंट की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। गवर्नर प्रेसिडेंट की इच्छा पर बैठा हुआ है वहाँ पे, प्रेसिडेंट का मन करेगा भगा देगा, प्रेसिडेंट का क्या मन करेगा, सीएम वालों पीएम सीएम का मन करेगा तो हटवा देंगे वो। आर्टिकल 157 योग्यता, राज्यपाल बनने की क्या योग्यता है। आर्टिकल 158 कहता है राज्यपाल कार्यालय की स्थितियां, राज्यपाल के कार्यालय की क्या स्थितियां हैं। आर्टिकल 159 ओथ, ठीक है। आर्टिकल 160 कुछ आपात स्थितियों में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, ठीक है। राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, ऐसा इसमें क्या होता है, जैसे अगर प्रेसिडेंट नहीं होता तो वाइस प्रेसिडेंट संभाल लेता है, अगर ये नहीं होगा तो कौन संभालेगा बताओ। 161 राज्यपाल की समाधान की शक्तियां, इंपॉर्टेंट है। 162 राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति की सीमा, और 213 देखो वहां पे क्या था 123, और यहाँ पे क्या है 123 था ना उसमें प्रेसिडेंट वाले में, और यहाँ पे क्या है 213, बिल्कुल उल्टा ऐसे घूम गया। तो ये क्या है, अध्यादेश देने की शक्ति। जब विधानसभा विधान परिषद का सेशन ना हो तो पीएम सीएम जाके वहाँ पे वो करवा लेते हैं उनसे काम अपना, और वो तो चाहते ही हैं कि ऐसे बिल निकाले जाएं जो जब लोकसभा राज्यसभा का सेशन ही नहीं चल रहा हो। और जनरली जो बिल्स निकलते हैं इस देश की विडंबना है कि वो उसी समय पर निकलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 163 मंत्रिमंडल जो है राज्यपाल को सहायता देगा, ठीक है। आर्टिकल 164 सीएम की नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर करेगा। आर्टिकल 166 ये मैं पीछे ही पढ़ा चुके हैं आपको। आर्टिकल 166 किसी राज्य की सरकार का संचालन। आर्टिकल 168 राज्य विधानमंडल की संरचना, मतलब विधानसभा होगी और विधान परिषद होगा। इसमें से बस आपको ये वाला याद करना है और ये वाला याद करना है, ठीक। लो कम कर दिए, खुश हो जाए, हो गए खुश तो बहुत होंगे आज तुम, है। आर्टिकल 159 विधान परिषद का सृजन या हटना,
ठीक है। विधान परिषद इज इक्वल टू राज्यसभा, ठीक है, और विधानसभा इज इक्वल्स टू लोकसभा, ठीक है। विधानसभा की संरचना आर्टिकल 170 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्टिकल 171 हर जगह, क्योंकि विधान परिषद नहीं है ना, इसलिए विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद में कौन कौन होगा भाई, एमएलसी होगा, बाकी के सदस्य होंगे, उनका नामांकन कैसे करना, ये सारी चीजें, ठीक है। आर्टिकल 177 क्या कहता है, सदनों के संबंध में मंत्रियों का अधिकार, और आर्टिकल 200 इंपॉर्टेंट, विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति, ठीक है। हाईकोर्ट में तुम्हें पढ़ा चुके हो। अब हम आते हैं पंचायत पे। पंचायत वाला इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेना। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ये ABCD क्या आएगा, और मैं बता दूंगी तुम्हें कौन कौन से आने वाले हैं, ठीक है। पंचायतों का गठन, परिभाषा 243 में है भैया परिभाषा पंचायतों की, ठीक है। पंचायत क्या है, क्यों है, कैसे है। आर्टिकल 243 है ग्राम सभा, इसको याद कर लेना तुम लगातार। आर्टिकल 243B पंचायत, आर्टिकल 243C पंचायतों की संरचना, आर्टिकल 243D सीटों का आरक्षण, पंचायतों में सीटों का आरक्षण। आर्टिकल E मतलब ई में ABCDEF बोल रही हूँ अब, ठीक है। ई में क्या है, पंचायत का कार्यकाल। F में क्या है, अयोग्यता, F फॉर फेल फॉर अयोग्यता, अयोग्य, ठीक है। के से चुनाव, ठीक है। के से चुनाव याद कर लो, कैसे भी कर लो आप, मुझे नहीं पता। के चू ऐसे करके, के चूआ ऐसे करके, के चुनाव ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। आई से क्या है, वित्तीय स्थिति, इन्वेस्टमेंट, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। देखो तुम सोचोगे ये मैं मतलब ऑन द स्पॉट बना रही हूँ, ये कुछ वैसे नहीं है कि मैं पहले से सोच के बैठी हूँ कि ऐसा करूंगी, नहीं, ये मैं ऑन द स्पॉट बना रही हूँ। तो ऑन द स्पॉट अगर कोई चीज़ें बन रही है तो तुम तो बैठ के पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारा तो और जल्दी से बननी चाहिए। जे में क्या है, खातों का ऑडिट, जे में क्या है, खातों का ऑडिट, पंचायतों के खातों का ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ समझ लेना अपने आप ही। 243H सहकारी समितियों की परिभाषा, और ये सहकारी समिति हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, रैपट मारो नहीं तो अपने। 43B आर्टिकल 43B में पढ़ी थी। कौन सा संविधान संशोधन से, 97वें संविधान संशोधन से। मुझे याद है, मतलब मुझे तो पढ़ना नहीं है कहीं पे भी, नलायक हो, तुम्हें कैसे याद नहीं है, मारो अपने रैपट। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 कैग, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चिड़िया एक तरीके से, ठीक है, जो कहने को देखती है, खैर। आर्टिकल 149 कैग के कर्तव्य, शक्ति और कंट्रोल, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी मत छोड़ देना, समझे। संघ और राज्यों के खातों का विवरण, आर्टिकल 151 में है। प्रेसिडेंट को लेखा परीक्षा रिपोर्ट कौन देगा, कैग देगा। क्या बना के देता है, ये पूरे का पूरा बताता है कि भैया इसने यहाँ से पैसा मारा, इसने यहाँ से पैसा मारा, बस। आर्टिकल ये पढ़ो, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, आर्टिकल 244 ये कहता है भाग 10 के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों और ट्राइबल एरिया के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रणाली जो है वो इस आर्टिकल के तहत है। अब मेरी बात सुनो, ABCDEFGHIJKL, ठीक है, ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक है, इसमें से मैं तुम्हें बता रही हूँ इंपॉर्टेंट तो वैसे ये है कि तुम देखोगे तो देखते देखते थोड़ा बहुत याद होने लगेगा तुम्हें, पर ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो ये वाला है, नागालैंड वाला, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला है, ठीक है, और ये सिक्किम वाला है। ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, तो ये तुम लोग पढ़ लेना। और 370 तो तुम्हें मालूम ही है कि हट चुका। ये कुछ राज्यों के लिए जो स्पेशल प्रावधान मतलब हमारे संविधान वालों ने किए थे ना, वो है, तो अलग अलग देखो दिखाने के लिए, मतलब वो जब वोट मांगने के लिए तो अलग अलग इन्होंने हर बार निकाल देते हैं। अरुणाचल प्रदेश ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा ये क्या है, कर्नाटका और केरला, ठीक है, ये केप फॉर केरला और ये कर्नाटका के लिए, ठीक है। तो ये जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा देखते रहना, ये लिख लेना आप लोग। अब हम आते हैं संवैधानिक निकाय पे। देखो सुनो मेरी बात, संवैधानिक निकाय जो है ये वो निकाय हैं जो मतलब हमारे संविधान के अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। यूपीएससी आर्टिकल 315 यूपीएससी एसपीएससी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 316 कहता है उसकी यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और इनका निष्कासन, पहले नियुक्ति करी उसके बाद निष्कासन कर लिया। 316 317 याद कर लेना। आर्टिकल 318 आयोग के कर्मचारी सदस्यों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति किसको है, यूपीएससी को, 318 के तहत। 319 में है आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध। आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने का निषेध, मतलब कोई ऐसा सदस्य आ गया हो जिसको हटाना हो उनको, तो उसका निषेध किस तरह से करना है। आर्टिकल 320 यूपीएससी के कार्य इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूपीएससी के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, ठीक। और आर्टिकल 322 यूपीएससी पे खर्चा, यूपीएससी पे कितने वो हो रहे हैं। आर्टिकल 323 है यूपीएससी की रिपोर्ट। और 312 ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, अखिल भारतीय सेवा आईएएस आईपीएस आईएफएस जो तुम बनने वाले थे पर तुमने होमगार्ड का फार्म भर दिया,
ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवा किस में आती है? ये यार आवे ना आवे पर तुम याद जरूर कर लो इसे। 312, ठीक है। आर्टिकल 312 क्या कहता है? IAS IPS IFS के बारे में, ठीक है। समझे? नहीं समझे? बस लास्ट पेज रह गया, बस तुमने आज बहुत हिम्मत मारी, बस लास्ट पेज रह रहा है, बस खत्म होने वाला है। इलेक्शन कमीशन क्या है? 324 संसद, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सबके चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन अपन कराएगा। ये इतना पावरफुल कमीशन है, इतना पावरफुल कमीशन है कि इससे पावरफुल कोई नहीं होता जिस समय पे इलेक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। ये मतलब ये अपने आप में बाप होता है, ये समझ लो। मतलब अच्छे जो वो है ना प्रेसिडेंट, PM CM जो बने घूम रहे हैं ना, सब इनके चरणों में घुसे रहते हैं। इनका कितना स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या होता है, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। 325 किसी भी व्यक्ति को केवल उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने का अपात्र नहीं माना जाएगा। किसके तहत? 325 के तहत। आर्टिकल 326 लोकसभा राज्यसभा का चुनाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्टिकल 327 विधानमंडल के चुनाव, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी राज्य विधानमंडल को अपने विधानसभा के लिए चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है? इलेक्शन कमीशन को 328 के तहत। 329 ये है इलेक्शन कमीशन की पावर। इलेक्शन कमीशन की पावर है ये, चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पे रोक। मतलब समझ रहे हो तुम? मतलब चुनाव से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देख सकता उस समय पे। कौन देखेगा भैया? इलेक्शन कमीशन खुद देख लेगा, समझ रहे हो। अब आते हैं हम GST पे। देखो इसको तुम बहुत डिटेल में अलग से पढ़ना, बाकी मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। आर्टिकल 269 मतलब 279 हो गया यार, 279A भाग 12। परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं भैया। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ताई चल रही है अभी हमारी, ठीक। राजस्व प्लस वित्त प्रभारी, केंद्रीय राज्य मंत्री, प्रत्येक राज्य द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री, ये सब के सब इसके सदस्य होते हैं। आर्टिकल 279A में आता है, भाग 12 में है ये अभी फिलहाल, ठीक है। 246A के अंतर्गत क्या है? संसद प्लस राज्य को GST को लेकर विशेष प्रावधान बनाने, विशेष कानून बनाने की शक्ति देता है। किसको? संसद, राज्य को भी, दोनों को, संसद और राज्य को GST के संबंधित प्रावधान अगर बनाने तो वो आर्टिकल 246A के संबंध में बनाएगी। ये खुद ही अपने आप ही कानून बनाते रहते हैं, अपने आप ही कहते हैं कि हमें कानून बनाने की शक्ति है। मतलब मैं ही कह रही हूँ कि मुझे शक्ति है, तो तू बताई क्यों रही है बहन? आर्टिकल 280 यानी कि भाग 12 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। आर्टिकल 239AA ये किससे संबंधित? दिल्ली से संबंधित प्रावधान। देखो ये यहाँ पे हमने पढ़े थे ना, ये हमने प्रावधान पढ़े थे ना, विशेष प्रावधान जो है वो 239AA, उसमें ये और जोड़ लेना, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस सबको मालूम है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है कब लगा था? 1962 में, 1971 में, 1975 में। इसकी डिटेल आप लोग पढ़ लेना। 356 स्टेट इमरजेंसी यानी कि राज्य आपातकाल, और 360 जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो स्टेट इमरजेंसी लगी है वो किस स्टेट में लगी है, और ये लगाता कौन है? लगाता तो चलो प्रेसिडेंट ने लिख रखा है मैंने, अब तुम चोट तो देख लोगे, पर सबसे ज़्यादा किस स्टेट में लगी है और सबसे पहले किस स्टेट में लगी है, आप लोग मुझे ये कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। यहाँ तक वैसे बहुत कम बच्चे पहुँचेंगे, पर जो भी पहुँचे होंगे तुम सब पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम अपने को मतलब थप्पीट थपथपाओ तुम अपनी, तुम बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो, बहुत पढ़ा तुमने भाई। संचित निधि पैसा देने वाले आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां से सारा रोकड़ा आता है, जहां से तुम्हारी सैलरी मिला करेगी, समझ रहे हो? UPSI दरोगा वाली सैलरी। आर्टिकल 266(2) लोक लेखा पब्लिक अकाउंट। आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो इंडिया के पास कुछ है ही नहीं। इंडिया सबसे बड़ा भुखमरा देश है, ठीक है। हम पाकिस्तान को चाहे बोलते रहते हैं, बुरा मत मानना, पर सच बात यह है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि इंडिया सबसे बड़ा भिखारी है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड बैंक से तो कर्जा ले रखा है ना, वो इंडिया नहीं ले रखा है, इवन पाकिस्तान तक नहीं ले रखा। और जबकि हम पाकिस्तान को कहते हैं कि कटोरा लेके कभी इंगा गुजावे, पर सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा लिया हुआ है वो भाई साहब भारत नहीं लिया हुआ है। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट, ये मैंने तुम्हें कहाँ पढ़ाया था? सच बताना, ये पढ़ाया था ना मैंने तुम्हें, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है, अंग्रेजी में ये, और बजट। अब ये थोड़े से मिक्स हैं, ठीक है। ये मुझे लगा कि शायद मे बी इसमें से कुछ आ जाए, तो इसलिए मैंने लिख दिया। 245(1) संसद के पास पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है भैया, राज्य के पास भी है। 245(2) संसद द्वारा बनाई गई कोई निधि इसलिए अनलॉफुल नहीं घोषित की जाएगी कि राज्यातीत क्षेत्र परिवर्तन है। मतलब जैसे मान लो कि सिक्किम
अभी हमारे देश में आया। सिक्किम पहले हमारे भारत मतलब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, है ना। तो सिक्किम जब भारत में आया तो सिक्किम यूँ कहते कि नहीं अरे नहीं हमारे लिए तुम वो मत बनाओ पर हमें भारत में रख लो, तो ऐसा नहीं माना जाएगा, समझ रहे हो। 246 आर्टिकल 246 क्या कहता है, केंद्र राज्य इन विषयों पर कानून, ये वही ना संघ सूची आर्टिकल 246 के अंतर्गत आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये धारा, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, घसीटे मार रही हूँ यार मैं। आर्टिकल 248 अवशिष्ट शक्तियां, आर्टिकल 249 संसद 1 साल से ज्यादा कोई लॉ नहीं बना सकती स्टेट लिस्ट में। आगे बात समझ में, संसद 1 साल से ज्यादा कोई लॉ नहीं बना सकती स्टेट लिस्ट पर। आर्टिकल 352 ये हमने पीछे ही पढ़ लिया, ये वाला 352, ठीक है। आर्टिकल 352 ये रहा, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ना, 352 ये वाला। आर्टिकल 352 कहता है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, संसद वैसे ही बना सकती है, संसद जो चाहे वो करे। आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों की पूर्ति हेतु संसद पूरे भारत के किसी भी हिस्से पर कानून बना सकती है, जैसे जिनेवा कन्वेंशन। और आर्टिकल 340 है महिला आयोग, ये आपका खत्म, अब तुम नाचो गाओ धूम मचाओ, ठीक है। ये लो मैंने तुम्हारा बना दिया ये। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। लो और सजा देते हैं थोड़ा सा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ लगातार, ठीक है। इस वीडियो में कोई ज़्यादा कट भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, पर मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ यार तुम लोगों को। तो आप लोग ये पढ़ना, ये सच में जो ये नोट्स है ना, आप लोग इसको लाइन वाइज लिख के रखना। आप जब इन्हें देखेंगे ना, ये 2 से 3 पन्ने हैं, ज़्यादा नहीं है। आप जब इन्हें रोज़ देखेंगे ना, रोज़ देखेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगी चीज़ें। और जब आपको इतने सारे आर्टिकल्स याद होंगे ना, तो पेपर जो निकलता है वो कॉन्फिडेंस से निकलता है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। तो पेपर कॉन्फिडेंस से निकलता है, जब हमें 1 से ज़्यादा 2 चीज़ें याद होंगी ना, 3 चीज़ें याद होंगी, 4 चीज़ें याद होंगी, तो मैं अपने आप पेपर निकालूंगी। तो मैं चाहती हूँ आप सभी का पेपर निकले, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और इसके बाद अब नेक्स्ट टारगेट जो मैं रखूँगी वो रखूँगी साहित्य का, ठीक है। मैं साहित्य पढ़ा दूंगी अब तुम्हें, जो भी हिंदी साहित्य में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं कवर अप करवा दूंगी आप लोगों को। तो आप लोग बने रहना चैनल पे, और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।